भाग प्रथम की समस्त छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम लोग मनु के विचारों को पढ़ रहे थे। मनु के विचारों के अंतर्गत हमने अभी तक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं उसके परिषद या विधायिका के संबंध में विचार। मनु के अनुसार विधायिका का संगठन क्या है? राज्य के विधि संबंधी कार्यों की सहायता हेतु राजा अपने परिषद का निर्माण करता है। परिषद के अंतर्गत सदस्य कम से कम 3 होने चाहिए और अधिक से अधिक 10 किस प्रकार से? 3 सदस्य तो 3 वेदों के ज्ञाता, एक निरुक्ताकार, एक मीमांसाकार, एक धर्मशास्त्री, एक निर्वक्ता और 3 प्रमुख व्यवसायों के ज्ञाता। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो 10 सदस्य परिषद के अंतर्गत होने चाहिए। अब हम अगर 10 सदस्य नहीं मिल पाते हैं तो कम से कम उसे 3 सदस्य उसमें शामिल करने चाहिए और तीनों सदस्य कौन से होने चाहिए? जो वेदों के ज्ञाता हैं। अब परिषद का कार्य क्या होना चाहिए? परिषद का कार्य है कि कानून या धर्म की व्याख्या करना। व्याख्या कब करेंगे? जब विवादास्पद होने पर, कभी किसी कानून के अंतर्गत विवाद उत्पन्न हो जाए तो हम ये कहते हैं कि उसकी कानून की व्याख्या जो है ये परिषद के सदस्य करेंगे और ये नवीन विधि का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो विधायिका है वो ये तो हमने पढ़ा इसके संगठन और कार्य। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद, विभाग पद्धति एवं मंत्रणा। तो हम सबसे पहले देखते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जैसे कि हम आज वर्तमान में कार्यपालिका भी कहते हैं और मनु के अनुसार भी कार्यपालिका है। तो मनु ने मंत्री को सचिव नाम दिया है और इस प्रकार एक सदस्य तो सचिव हुआ और बहुवचन यानी बहुत सारे सदस्य होंगे तो उनको सचिवान नाम दिया। मंत्री परिषद में जो सदस्य हैं वो 7 या 8 होने चाहिए और ये आवश्यकता अनुसार रखते हैं। मनु ने कहा राजा जो है आवश्यकता अनुसार 7 या 8 सदस्य रख सकते हैं और अधिक जो सचिव हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर ये सदस्यता ग्रहण करते हैं। उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? मनु ने बताया कि वे शास्त्रों का उनको उचित ज्ञान होना चाहिए, वीर होने चाहिए, कुलीन वर्ग के होने चाहिए, उद्देश्य प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात ये जो कार्य सिद्धि है जो भी उनका कार्य है उसको प्राप्त करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। जिनके परिवार जो हैं वो परंपरागत राजसेवक होने चाहिए, सुपरिक्षित होने चाहिए, आचारवान होने चाहिए, चरित्रवान और निष्ठावान होना चाहिए। तो इस प्रकार ये उनकी योग्यताएं हैं जिनको कि वह मंत्री परिषद का सदस्य बनाता है। मंत्री परिषद में जो सदस्य हैं उनको योग्यता के आधार पर ही विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। अब उनमें से किसी एक को, जो जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं 7 या 8, तो उनको जो भी उनमें से किसी योग्यता के आधार पर उनमें से एक को वो क्या करेगा? अमात्य या प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यानी इसने प्रधानमंत्री को अमात्य नाम दिया है। अब अमात्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? वो वेदज्ञ होना चाहिए, गुण संपन्न होना चाहिए और अंतिम मंत्रणा जो है वैसे तो मंत्री परिषद से मंत्रणा करता है, लेकिन जो अंतिम जो मंत्रणा होगी वह किससे करेगा? अमात्य से करेगा। अब बात आती है कि ये तो हमने कहा कि ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं। अब आती है विभाग पद्धति। विभाग पद्धति क्या है? उसमें कितने विभाग होंगे? एक होगा अर्थ विभाग, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं, आज हम जब बात करें तो वित्त विभाग, रत्नखानी विभाग, अंतर्निवेश या रनिवास विभाग, राष्ट्र विभाग, संधि विग्रह विभाग, कोष विभाग, दंड विभाग। तो ये तो सारे विभाग हैं। ये हो गए कुल मिला के 7। अब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत राजा जो है अपने पास अधिकतर अपने पास रखता है राष्ट्र और कोष का विभाग अपने पास रखता है और जो दंड है वो दंड विभाग जो है वो अधिकतर किसके पास होता है? अमात्य के पास होता है। तो ये तो हमने देखे इसके विभाग पद्धति। अब आता है मंत्रणा। मंत्रणा का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। तो राजा और मंत्रियों के बीच विचार विमर्श होता है। कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे उससे पूर्व उसकी मंत्रणा होनी चाहिए।
और ये मंत्रणा कैसी होनी चाहिए, गुप्त होनी चाहिए, जिससे कि कार्य सिद्धि निश्चित रूप से हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर कोई विचार विमर्श किया गया और वो उसका खुलासा हो गया या सबके सामने आ गया, तो उससे क्या होता है कि कार्य सिद्धि होने में मुश्किल आती है, यानी अनिष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार विमर्श। अब विचार विमर्श कब होना चाहिए, समय क्या है, तो मनु ने कहा कि मध्याह्न या अर्धरात्रि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उस समय शांति रहती है। दूसरा बताते हैं कि राजा और मंत्री का चित्त और शरीर स्वस्थ और शांत होना चाहिए, तभी जाकर मंत्रणा सही प्रकार से हो सकती है। स्थान क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए पर्वत का शिखर, वृक्ष आदि से रहित खुला निर्जन वन या महल की छत, जहाँ पर भी कोई भी ना हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो इस प्रकार निर्जन स्थान, छत तो होनी चाहिए महल की, तो पर्वत शिखर होना चाहिए जहाँ पर कि आसपास कोई ना हो। तो इस प्रकार ये स्थान निश्चित किया गया मंत्रणा के लिए। तो ये तो हमने देखा मंत्रिपरिषद, विभाग पद्धति और मंत्रणा। अब हम देखते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, उसने कहा कि जो पूरा राज्य है वह दो भागों में बटा होगा, एक तो पूर्व प्रशासन और दूसरा है राष्ट्र प्रशासन। पूर्व प्रशासन यानी राजधानी, नगर और दुर्ग का प्रशासन, और राष्ट्र प्रशासन में क्या होगा, पूर्व, ग्राम और नगरों का प्रशासन। तो इस प्रकार हम देखते हैं पूर्व प्रशासन और राष्ट्र प्रशासन। अब इसके अंतर्गत हम पूर्व प्रशासन में जब हम देखते हैं राजधानी, नगर और दुर्ग का प्रशासन आता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका क्या कार्य है। इसमें है राजा जो है स्वच्छ एवं प्रजा हितकारी कार्य करेगा, गुप्तचरों की सूचना पर भ्रष्ट व अयोग्य व्यक्तियों को, अधिकारियों को दंड देगा। दूसरा है वो राष्ट्र का दौरा करेगा और प्रजा की शिकायत पर दोषी अधिकारियों को दंडित करेगा। ये तो कहलाता है पूर्व प्रशासन।